हाँ तो भैया कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो पढ़ा था उससे आगे। अभी तक अपन पढ़ चुके थे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, उससे संबंधित जो गॉस की प्रमेय होती है वो क्या होती है। थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की वास्तविकता में संभावना है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज विद्युत फ्लक्स। तो जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी कितनी बल रेखाएं निकल के जा रही हैं एक अपन ने जो पृष्ठ लिया है उसके अंदर से, ये विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यहाँ पर ई अपना विद्युत क्षेत्र है, ए अपना एरिया वेक्टर है और कॉस थीटा एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के मध्य एंगल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन गाउस की प्रमेय को भी समझ चुके हैं। गाउस की प्रमेय अपन से क्या कहती है? गाउस की प्रमेय अपन से ये कहती है कि अगर अपने पास कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर क्यू आवेश रखा हुआ है तो उसके अंदर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है क्यू बटा अपसलाइन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं जिसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन ने एक चीज और देखी थी कि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से काम नहीं चलेगा। बंद पृष्ठ के साथ साथ कुछ कंडीशंस जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो उसके अंदर कोई भी आवेश ना हो, कोई भी आवेश नहीं हो। अगर उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश है तो वहां पर अपन गाउस की थ्योरम लगाएंगे। पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जिसे पढ़ चुके हैं, दूसरा गाउस की थ्योरम है, तीसरा ये बंद पृष्ठ से संबंधित मैंने आपको नियम बताया था। कोई आवेश नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और दूसरी चीज कि वस्तु त्रिविमीय होनी चाहिए, त्रिविमीय होनी चाहिए। और इसके साथ साथ तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म यानी एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो कल का लेक्चर अगर आपने देखा है तो ये तीनों चीजें आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि हमारे पास मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिसे अपन ई से दर्शा रहे हैं, ये एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। इसके अंदर मैंने कोई ये पृष्ठ ले लिया तो इस पृष्ठ से ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, एक ये निकल रही है, दूसरी ये निकल रही है, ये दोनों नहीं निकल रही, केवल ये दोनों ही इस पृष्ठ के अंदर से निकल रही हैं। तो जो पृष्ठ के अंदर से निकलने वाली विद्युत रेखाएं होती हैं उसी को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसका सूत्र ई ए कॉस थीटा मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ ये भी बता दिया था कि ये अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का अर्थ होता है कोई भी राशि जब अदिश होती है तो उसे स्केलर कहा जाता है। तो ये अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है। गाउस के प्रमेय को लेकर, गाउस के प्रमेय को लेकर मैंने ये बताया था कि क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई पृष्ठ है और जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, क्यू उसके कारण क्रिएट हो रहा है, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये का क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्योंकि ये मैंने आपको कूलम का जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है, कूलम का नियम क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम का नियम होता है, इसे कहा जाता है कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। इसका मतलब क्या होता है? कूलम का एक नियम है व्युत्क्रम यानी जो नीचे संख्या है उसका वर्ग, आर का वर्ग जो होता है वो बल के प्रोपोर्शनली होता है, ये कहने का मतलब है। तो ये जो कूलम का नियम पूरा मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था पहले। ये जो कूलम का नियम होता है इसके अकॉर्डिंग जो क्यू आवेश है ये उत्पन्न करता है चारों तरफ विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर ये जो के होता है, के अंदर मैंने के की वैल्यू आपको बताई थी 9 × 10⁹ जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और यही निर्वात की विद्युतशीलता यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। देखो पुराने लेक्चर नहीं देखे तो ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर कूलम का नियम है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल भी करवाए थे इसके ऊपर मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, निर्वात की विद्युतशीलता किसे कहते हैं, वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। लेकिन मान लीजिए निर्वात हमें नहीं दे रखा। निर्वात का अर्थ होता है अंतरिक्ष में या फिर वायु के अंदर। निर्वात को वायु के अंदर भी ले लेते हैं, उससे भी कोई खास
खास फर्क पड़ता नहीं है। तो मान लीजिए हमारे पास निर्वात नहीं है बल्कि कोई माध्यम दे रखा है। माध्यम जैसे मैं अभी यहाँ पर वायु में रह रहा हूँ, मैं अभी अंतरिक्ष में चला गया तो उसे निर्वात बोलेंगे। लेकिन अगर मैं पानी में चला गया तो अभी मैं वायु में है, पानी में चला गया, हमारा माध्यम चेंज हो गया। एक मैं वायु में रह रहा हूँ, दूसरा पानी में, दोनों माध्यम अलग अलग है। तो ये ई नॉट उसी माध्यम को दर्शाता है। तो अगर मैंने कोई माध्यम ले लिया, कोई माध्यम ले लिया, तो वहां पर जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, तो वहां पर ये जो फ्लक्स है पाई ई, ये हो जाएगा क्यू बटा ई एम, क्यू बटा ई एम। ये ई एम क्या हो गया, ये ई एम हो गया अपनी माध्यम की विद्युतशीलता, और ये ई नॉट क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता। दोबारा समझने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी ताकत देखना चाहता हूं कि मेरी ताकत कितनी है, तो मैं आप में एक बहुत जोर का थप्पड़ लगा रहा हूं जिससे आपको बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अगर इसी थप्पड़ को मैं पानी में लगाऊंगा तो आपको उतना दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हवा में उतना प्रतिरोध मेरे हाथ पर नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं पानी में जाऊंगा तो पानी मेरे हाथ पर दबाव डालेगा, और जब पानी मेरे हाथ पर दबाव डालेगा तो मैंने मारा तो उतनी ही जोर से, लेकिन लगा आपको धीरे। तो मैं आपको जो थप्पड़ मार रहा हूँ उसका दर्द डिपेंड कर रहा है कि मैं कहाँ पर मार रहा हूँ। हवा में मार रहा हूँ, पानी में मार रहा हूँ, तेल के अंदर मार रहा हूँ, या कोई दूसरी गैसों का माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपसलाइन नॉट, ये जो ई लिखा हुआ है, ये भी उसी माध्यम को दर्शा रहा है। तो जो सूत्र लिखते हैं अपन क्यू बटा अपसलाइन नॉट लिख देते हैं। अपसलाइन नॉट निर्वात की, माध्यम की क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब भी मैं आपको थप्पड़ मारूंगा पानी के अंदर नहीं मारूंगा, मारूंगा तो हवा में। हम 90% से लेकर 95% चीज कहाँ पर करते हैं, धरातल पर करते हैं। पानी में कौन जा रहा है ना, कोई नहीं जा रहा। जाहिर सी बात है। तो जब हम गाउस का प्रमेय लगाएंगे, अपन चूंकि धरती पर रह रहे हैं तो यहीं पर लगाएंगे, इसी सूत्र को लगाएंगे। कौन जाकर पानी में जाके कौन चेक कर रहा है, तो ये है कि पानी में या फिर तेल में या फिर कोई दूसरा माध्यम हो, हवा या निर्वात को छोड़कर कोई दूसरा माध्यम हो, उसके अंदर ये सूत्र लगता है। पर इसका जनरली प्रयोग ही नहीं किया जाता। बस बताने के लिए और समझाने के लिए बता देते हैं कि ये माध्यम की विद्युतशीलता है। अगर किसी माध्यम में अगर आप सूत्र लगाओ तो अपसलाइन नॉट को मत लगाना, क्योंकि ये निर्वात की है। आप लगा देना ई एम को, ठीक है, ई एम को। और कोई आपसे ये पूछ ले कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो आप यहां से कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट को इधर पहुंचा दो, 1/4 पाई 9 गुणे 10 की घात 9 इधर आ गया। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल आ गई, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई 9 गुणे 10 की घात 9, यानी निर्वात में जो माध्यम होता है ये उसकी वैल्यू है। अगर आप इसको चेंज कर दोगे, अगर आप कोई माध्यम ले लोगे तो माध्यम में फिर इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पर अपन कहाँ पानी में जाके चेक करें, वही बता रहा हूँ। गाउस का प्रमेय जनरली अपन कहाँ पर प्रयोग करते हैं, धरती पर प्रयोग करते हैं। विद्युत फ्लक्स आपको समझा दिया था, गाउस का प्रमेय आपको समझा दिया था। गाउस के अभी अपन ने क्या देखा था कि अपने पास मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, अपने पास कोई भी क्लोज सरफेस है, यानी कि अपने पास कोई भी बंद पृष्ठ है। ठीक है, बंद पृष्ठ है, उसके अंदर जो फ्लक्स होगा, टोटल फाई होगा, वो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। जीरो निकल के आएगा। कंडीशन क्या चाहिए उसके लिए, जो कंडीशन है वो भी एक बार देख लीजिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने पास कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस यानी बंद पृष्ठ, जो कि अपन ने ले लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ नहीं है। बाहर किसी आवेश के कारण या किसी भी वजह से ये बाहर की ओर इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, जो कि एक समान है। ऐसा नहीं है इधर विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो, इधर विद्युत क्षेत्र कम हो।
तो उस कंडीशन में जो इसका फ्लक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0। इसके बारे में मैंने कल आपको बता दिया था क्या होता है। अब अपन ये कंडीशन 1 लेके चलते हैं, ठीक है। और अब यहां पर मैं ले सकता हूं उसी की कंडीशन 2, जिसके अंदर कोई आवेश नहीं है, है ना, सारी चीजें वही हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि विद्युत क्षेत्र असमान है। अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए अपना बाय अक्ष हो गया, ये मान लीजिए अपना एक्स अक्ष हो गया, और ये एक्स अक्ष के ऊपर अपने पास एक बॉक्स रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। एक्स अक्ष पर ये अपना बॉक्स रखा हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी a है और इस भुजा की लंबाई भी ये a है, ठीक है। एक्स अक्ष पर ये रखा हुआ है, ये आगे की तरफ जेड अक्ष भी निकल रहा है। एक्स बाय जेड अक्ष आप समझ रहे होंगे, एक्स अक्ष का अर्थ होता है ये वाला एक्सिस, बाय अक्ष का अर्थ होता है ये वाला एक्सिस, और जेड अक्ष का होता है ये वाला एक्सिस। आगे पीछे एक्स अक्ष हो जाता है, दाएं बाएं बाय अक्ष, सॉरी दाएं बाएं जेड अक्ष हो जाता है, ऊपर नीचे बाय अक्ष हो जाता है। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये रखा हुआ है डिब्बा अपना, ठीक है। इधर से देखोगे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, इस तरीके से अपने पास कोई भी बॉक्स रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जो E है, ये इस तरीके से है E0 इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है, ये जो एक्स है, एक्स अक्ष इसकी वैल्यू है, एक्स अक्ष की दूरी है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू E0 ऐसा का ऐसा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E0 ए। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र वो हो जाएगा E0, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, टोटल दूरी हो गई 2a। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 2a, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया 2a। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया E0 a, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया E0 2a। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र एक समान है? नहीं, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बदल रहा है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E0 a था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया E0 2a, यानी विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है। जैसे जैसे आप एक्स अक्ष में आगे बढ़ते जाओगे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है ये E0 क्या है। वैसे तो देखने पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है E0 पर। उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कंफ्यूज मत हो, बस इतना समझ लो कि विद्युत क्षेत्र असमान है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वो भी अपन E मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र वो भी अपन E मान के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अगर यहाँ पर कोई आवेश Q है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, तो आप सभी जानते हो पास में इसके में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, और दूर जाओगे इसके तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में। तो आप सभी जानते हो कि अगर कोई आवेश है तो उसके पास में जो विद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा होगा, दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र इस तरीके से एक समान रहता नहीं है। तो ठीक वही मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अभी आप समझना, और किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है उसका जवाब भी मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर क्या निकल के आ गया E0 a निकल के आ गया, यहाँ पर क्या निकल के आ गया E0 2a निकल के आ गया। अब इसका अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का सूत्र आपको क्या बताया था, फाई E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। फ्लक्स शून्य होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, ये शून्य कब होगा, शून्य तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि फ्लक्स का सूत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल सदिश गुणित कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री रख दोगे तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही निकल के आएगा। दोबारा देख लो, फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 करोगे तो टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इस कंडीशन में शून्य निकल के आ जाएगा विद्युत फ्लक्स अगर थीटा 90 डिग्री कर दिया तो। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो मैं आगे की तरफ ही लेकर चल रहा हूँ कि इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा है।
गौर से देखना, क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ निकलता है। जैसे ये मेरा पृष्ठ है, तो पेट पाड़ के बाहर की तरफ अगर कोई तीर निकला तो क्षेत्रफल सदिश है। तो ठीक इसी तरीके से ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ यानी ये वाला पृष्ठ, इससे क्षेत्रफल बाहर की तरफ निकलेगा यानी आगे की तरफ निकलेगा क्षेत्रफल सदिश। इस तरीके से कल पढ़ा दिया था क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। इस वाले पृष्ठ से इधर की ओर निकलेगा, इससे ऊपर की ओर निकलेगा। भाई जैसे आपके पास ये पृष्ठ है, उससे सीधी एक लंबी रेखा खींच दो, उसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो इससे कहाँ की ओर निकलेगा? नीचे की ओर निकलेगा, इससे पीछे की ओर निकलेगा, और ये वाला पृष्ठ जो है इससे आगे की ओर निकलेगा। कुछ समझ में आया? आगे की ओर, पीछे की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो पृष्ठ से लंबवत निकलेगा। ये हो गया। विद्युत क्षेत्र क्या है? इस दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र अपना इस दिशा में हो गया, समझो विद्युत क्षेत्र हो गया इस दिशा में। ये क्षेत्रफल सदिश है ऊपर की तरफ, कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऊपर का आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये वाला पृष्ठ, इसका फ्लक्स निकल के आ गया 0। फ्लक्स 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। यहां पर देखो विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है, कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। और चूंकि 90 डिग्री एंगल बन गया तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्लक्स का सूत्र होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू ही 90 डिग्री है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है। दोबारा देख लो, ये पृष्ठ है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र, ये सॉरी क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ निकल रहा है। तो क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ निकल रहा है इस तरीके से, और विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ है। कितना एंगल बढ़ रहा है? 90 डिग्री। तो ये जो आगे वाला पृष्ठ है, ये आगे वाला पृष्ठ है, इसका भी जो फ्लक्स निकल के आ गया, क्या हो गया? 0 हो गया। नीचे वाले को देखो, ये नीचे वाला सरफेस है, इसको देखो, ये नीचे वाला सरफेस है, इससे क्षेत्रफल सदिश ऐसे निकलेगा नीचे की तरफ। विद्युत क्षेत्र है मेरी तरफ, इधर की तरफ। यहाँ पर भी कितना? 90 डिग्री एंगल, यानी यहाँ पर भी जो फ्लक्स हो गया वो 0 निकल के आ गया। पीछे की तरफ देखो, ये पीछे की तरफ निकल रहा है, ये क्षेत्रफल सदिश मैंने किधर बताया? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ यानी उधर की तरफ, भीतर की तरफ। अपने पास ये कोई डिब्बा है तो भीतर की तरफ, विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ, ये भीतर की तरफ 90 डिग्री। तो इसका भी जो फाई ई निकल के आ गया वो हो गया 0। अब बचा कौन सा क्षेत्रफल सदिश? एक तो ये बचा और एक ये बचा। यही अपने पास डिब्बा है। इस वाले पृष्ठ का, ये जो पृष्ठ दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल कहाँ पर निकल के आएगा? बाहर की तरफ। और ये जो पृष्ठ दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर निकल के जाएगा? उधर की तरफ। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर निकल के जा रहा है, ए वेक्टर, और इसका क्षेत्रफल सदिश आगे की ओर निकल के जा रहा है, ए वेक्टर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी आगे की तरफ है, ई वेक्टर, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ ही है, ई वेक्टर। समझ जाओ, इससे क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर, यानी यहाँ पर थीटा 90 डिग्री नहीं बढ़ रहा, यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है 0 डिग्री। ये इधर की ओर आ रहा है क्षेत्रफल सदिश, और विद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर, दोनों जब एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री। इस वाले पृष्ठ का, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर निकलेगा। ऐसे सरफेस है तो किधर निकलेगा? बाहर की ओर, बाहर की ओर। और विद्युत क्षेत्र इधर की ओर, अंदर की ओर। तो क्या निकल के आ गया? 180 डिग्री। एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, तो टोटल यहाँ पर थीटा निकल के आ गया, थीटा निकल के आ गया 180 डिग्री। दोनों का फ्लक्स निकालो। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? आप सभी जानते हो, ई ए कॉस थीटा। यहां पर फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। वैल्यू रखो, फाई ई इज इक्वल टू ई, यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना है? इस वाले पृष्ठ का निकाल रहा हूँ ना मैं, इस वाले पृष्ठ के यहाँ पर, जहाँ पर ये रखा हुआ है, यहाँ पर कितना है विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ का? ये मैंने अभी बताया था, ई नॉट इंटू 2a। ई नॉट इंटू 2a। कॉस थीटा, थीटा कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, सॉरी
टू स्मॉल ए, और एरिया में ए भी आता है, ठीक है। तो फाइव ई इज इक्वल टू निकल के आ गया ई नॉट टू ए का, एक का गुणा करोगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, फाई का सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा, ई यानी विद्युत क्षेत्र। इस जगह पर जहाँ पर ये पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट इंटू टू ए, तो वैल्यू क्या रख दी, ई नॉट इंटू टू ए, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू रख दी ये, फिर क्षेत्रफल बना हुआ है ए, तो क्षेत्रफल बना दूंगा ए, फिर है कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक निकल के आ गई, एक का गुणा करोगे तो वही निकल के आएगा। तो फाइव ई इज इक्वल टू निकल के आ गया ई नॉट इंटू टू ए। इधर देखो ई यानी विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, इसका निकाला है ना बाहर की तरफ, देख लूँ दोबारा डिब्बा रख के, ये बाहर की तरफ इधर की तरफ निकल रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना क्रिएट हो रहा है, ई नॉट इंटू ए, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया ई नॉट इंटू ए। विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, यहाँ पर ई नॉट एक्स है सूत्र उसका, ई नॉट यहाँ पर ए था क्योंकि दूरी ए थी, लेकिन इधर आते आते टू ए हो गया क्योंकि ए दूरी ये, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बदल गया, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दोनों में सेम है, अभी दोनों को समझा दूंगा। ई नॉट ए कॉस थीटा कितना है 180 डिग्री, सॉरी ई नॉट इंटू ए, ई नॉट इंटू ए ये है, और क्षेत्रफल आ गया एरिया। मार्क लो, उतना बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो ई नॉट हो गया अपना ये स्मॉल ए और कैपिटल ए, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस के 1, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किया तो फाइव ई इज इक्वल टू निकल के आ गया माइनस के ई नॉट ए इंटू कैपिटल ए। दोबारा देख लो, फाइव ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो गया, ई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ई नॉट इंटू ए, जो यहाँ पर लिखी हुई है, ए की वैल्यू ए ही रही, कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस के 1 हो गई, और माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के ई नॉट ए हो गया। टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स जोड़ो, फाइव टोटल कितना है, फाइव टोटल, तो ये सब तो जीरो हो गए, इन सबको जोड़ो या न जोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है, सबका टोटल मिला के जीरो ही आएगा। ये दोनों एक्चुअल में निकल के आए, ये निकल के आया है ई नॉट टू ए और स्मॉल ए, और ये निकल के आया है ई नॉट ए और स्मॉल ए, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, दो ई नॉट ए स्मॉल ए और माइनस के ई नॉट ए स्मॉल ए को घटाओगे तो खाली ई नॉट ए स्मॉल ए निकल के आएगा। तो फ्लक्स क्या निकल के आ गया इसका, ये निकल के आ गया ई नॉट कैपिटल ए और स्मॉल ए, जोड़ना घटाना आपको आता होगा, जाहिर सी बात है, दो में से एक गए तो एक ही बचेगा, एक को आगे लिखते नहीं है जैसे यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है, बस दो मान लो, बस सबको आम मान लो, तो दो आम में से एक आम गया तो एक आम बचा, ठीक है। हाँ, तो फाइव इज इक्वल टू ये निकल के आ गया, ये फाइव टोटल है। तो कंडीशन में समझाने की कोशिश आपको क्या कर रहा हूँ कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं हुआ, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर जीरो मत कर देना आंसर कि टोटल फ्लक्स जीरो कर दिया। अगर बोल दे कि इस तरीके से विद्युत क्षेत्र निकाल के बताइए, क्वेश्चन दे देगा, इस तरीके से बता देगा, और विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी आपसे दे देगा, और आपसे बोलेगा कि फ्लक्स बताइए, टोटल फ्लक्स कितना है, तो ये टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा, जीरो मत कर देना। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, तो इसका टोटल फ्लक्स बिना सोचे समझे तुम कर देना कि जीरो निकल के आ रहा है। कैसे जीरो निकल के आ रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र है सामने की तरफ, इस वाले बॉक्स का जो क्षेत्रफल सदिश निकल के आएगा वो सामने की तरफ होगा, ये वाला जो एरिया है, मतलब ये डिब्बा बना हुआ है इसका, ये उधर का जो एरिया है, उधर का जो फलक है, फलक बोलते हैं इसको बेसिकली, तो उधर का जो फलक है उसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ निकल के आएगा, जबकि विद्युत क्षेत्र सामने की तरफ है। तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन गया और यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन गया, जैसे कि यहाँ पर बन रहा था, सेम चीज़ भाई। बाकी इधर ऊपर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये सामने की तरफ जा रहा है, इन सब के जो एरिया वेक्टर है वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। एरिया वेक्टर मैंने आपको कल समझाया था, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो बाकी सबका अगर आप देखोगे तो टोटल जीरो ही निकल के आएगा, वो सब जीरो ही निकल के आएंगे। एक एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, 19 डिग्री का एंगल बन गया, लगा लो यहाँ पर ई लिख दो, ए लिख दो, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो कॉस जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो सबको जीरो ही निकल के आ जाएगा। तो उसमें परेशान नहीं होना, 90 डिग्री का एंगल जब भी बन रहा होता है तो फ्लक्स जीरो हो जाता है, सभी में फ्लक्स जीरो हो जाएगा, बस इसमें फ्लक्स जीरो नहीं होगा, इसमें फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो इधर फ्लक्स निकाल लो कितना होगा, 5 ई
इंटू ए इंटू कॉस कितना बन रहा है 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर फ्लक्स निकल के आ जाएगा ई इंटू ए। यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा आई इज इक्वल टू ई इंटू ए। कॉस थीटा कितना है 180 डिग्री। कॉस थीटा कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू -1। सूत्र यही है ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 0 डिग्री, तो मैंने रख दिया। यहाँ पर भी वही सूत्र लगाया, ई ए कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री थी, तो 180 डिग्री -1 होता है, तो -1 लिख दिया। तो यहाँ पर निकल के आ गया माइनस के ई ए, और यहाँ पर निकल के आ गया प्लस के ई ए। अब समझने वाली बात है, उसको थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर निकल के आया है ई ए, यहाँ पर निकल के आया माइनस ई ए। अगर आपसे बोले कि टोटल फ्लक्स कितना हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 टोटल। इस ई ए और इस माइनस के ई ए को जोड़ दो तो कितना आएगा, ई ए में से ई ए गया तो 0, तो 5 टोटल निकल के आ गया 0। जोड़ने की बोला था घटा दिया, भाई इसको जोड़ना ही बोलते हैं, मैथमेटिक्स भाषा है, इतना आता होगा आपको। तो फ्लक्स यहाँ पर कितना निकल के आ गया 0, जबकि यहाँ पर फ्लक्स कितना निकल के आ गया ई नॉट इंटू ए। दोनों में फ़र्क क्या था, दोनों में फ़र्क यही था कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो नेगेटिव में है, यहाँ पर जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो पॉजिटिव में। याद रखना दिशा के कारण यहाँ पर चिन्ह नहीं आ रहा, जो अपना विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, तो ये दिशा नहीं, केवल ये चिन्ह को बता रहा है कि इसका विद्युत फ्लक्स जो है नेगेटिव में आ रहा है, इसका विद्युत फ्लक्स जो है पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, और टोटल जोड़ोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी तो एक पॉजिटिव में आ रहा था, एक नेगेटिव में आ रहा था, इनको जोड़ा तो 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर एक बड़ा था एक छोटा था। अब दोनों को जोड़ो या फिर कहो तो घटा दो, तो क्या निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगी। उदाहरण के लिए 2 आम में से एक आम को घटा दोगे तो 1 निकल के आएगी, तो घटाने पर 0 नहीं आता, लेकिन एक जैसी संख्याओं को घटाओगे, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी उतना ही विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी उतना ही विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर भी उतना ही फ्लक्स, यहाँ पर भी उतना ही फ्लक्स, बस दोनों की दिशा विपरीत है। तो अब इनको जोड़ोगे या काउंट का घटाओगे तो 0 निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ कल की वीडियो में भी समझाया था, आज भी समझाया था, तो ये टॉपिक आपको ईजी हो गया होगा, नोट डाउन कर लो। हाँ, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपन, और कूलाम के जो नियम होता है उसको गॉस के नियम की सहायता से किस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं उनसे अनुरोध है कि पहले उनको देख लें ताकि ये अच्छे से समझ में आए। बाकी हिंदी मीडियम में 12th फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल अपना मेन टॉपिक देखते हैं। नोट्स वगैरह डाउनलोड करने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अपने पास गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है अपने पास, ठीक है। गॉस की प्रमेय अपने पास मौजूद है, और अपने पास जो विद्युत फ्लक्स है उसका सूत्र भी मौजूद है, ठीक है। गॉस प्रमेय भी है, विद्युत फ्लक्स भी है, और कूलाम का नियम भी अपने पास मौजूद है। इसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र को भी अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन गॉस प्रमेय को भी जानते हैं, विद्युत फ्लक्स को भी पढ़ चुके हैं, कूलाम के नियम को भी पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र को भी पढ़ चुके हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लेते हैं। आप मुझे बताइए गॉस प्रमेय क्या होती है, गॉस प्रमेय के बारे में बताइए। हाँ, उसके लिए एक बंद पृष्ठ लिया जाता है, और बंद पृष्ठ में अगर कोई आवेश Q उपस्थित है तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर बहुत सारे आवेश हैं तो टोटल आवेशों को जोड़ दो, है ना। हो सकता है अपने पास एक ये बंद पृष्ठ है, इस बंद के पृष्ठ के अंदर एक आवेश Q1 हो, एक आवेश Q2 हो, एक आवेश Q3 हो, तो इन सभी आवेशों को जोड़ दो, यानी Q1 प्लस की Q2 प्लस की Q3, सभी आवेशों को जोड़ दो, फिर उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, गॉस प्रमेय निकल के आ जाएगी। बहुत आसानी से थ्योरम है। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, फाई ई से इसे दर्शाते हैं, बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, जो एंगल बन रहा होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में, वो, ठीक है। कूलाम का नियम, इसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद करना कि इसे व्युत्क्रम वर्ग भी कहते हैं। शायद ये पिछली बार मैंने आपको नहीं बताया था, भूल गया था, पर नोट्स में जरूर लिखा था। तो इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। और नियम के अंदर आपको जो फॉर्मूला निकला था वो क्या था, F इजिकल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। याद है ना, भूल तो नहीं गए, तुम्हारी खोपड़ी में ज़्यादा देर तक कोई चीज़ रुकती नहीं है ना। विद्युत क्षेत्र
F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यही होता है ना विद्युत क्षेत्र, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ पर बल भी एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, डायरेक्शन होती है उसकी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें तो आप अच्छे से समझ गए होंगे और पहले से आपको याद भी नहीं होंगी, और भूल रहे हो तो रिवीजन की ज़रूरत है। अब सर गॉस प्रमेय से आप ये कूलॉम का नियम निकालोगे, किस तरीके से निकलेगा, उसके लिए अपन इन सभी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अपन क्या ले लेते हैं, एक ये बंद पृष्ठ ले लेते हैं और इस बंद पृष्ठ के अंदर ये क्यू आवेश भी रख देते हैं, इसको Q1 नाम दे देता हूँ मैं, और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर Q2 आवेश भी रख देते हैं, और यहाँ पर मैं एक और क्लोज सरफेस बना देता हूँ। तो इस Q1 आवेश के कारण इस Q2 आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। R हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से आप जानते हो। पर बात ये निकल के आती है ना कि सर इसको सिद्ध करके बताना है, तो सिद्ध करके आप कैसे बताओगे। तो सिद्ध करने का बहुत बढ़िया तरीका है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो कि इसके कारण इसके कारण ये जो आपने बंद पृष्ठ लेकर माना है, ये जो आपने पूरा बंद पृष्ठ माना है, इस बंद पृष्ठ में ये जो Q1 आवेश है इसके कारण फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा, और जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कितना आवेश है, Q1 है, तो Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। बंद पृष्ठ क्यों मान लिया मैंने, क्योंकि जो गॉस प्रमेय होती है वो बंद पृष्ठ पर लगती है। अब ये एक बंद पृष्ठ बना दिया और पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो Q1 है, तो इस Q1 आवेश के कारण इधर वैल्यू जो क्रिएट हो रहा है, जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो हो गया Q1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पृष्ठ के अंदर क्या है, Q1 ही है। लेकिन अपन विद्युत फ्लक्स का सामान्य सूत्र भी तो लगा सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का सामान्य सूत्र अपन से क्या कहता है, फाई ई इज इक्वल टू ई यानी विद्युत क्षेत्र, ए यानी क्षेत्रफल, ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी थीटा कितना बढ़ रहा है, तो आप सभी जानोगे कॉस थीटा कि जो क्षेत्रफल सदिश है इस एरिया का ये बाहर की तरफ होगा। मैंने आपको क्या बताया था, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, और अगर अंदर कोई आवेश रखा होता है उससे बाहर की तरफ जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही होती हैं वो भी लंबवत ही होती हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था तो याद होगा। तो ये समझ लीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी बाहर की तरफ है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच के एंगल जो है 0 डिग्री हो गया। तो फाई ई इज इक्वल टू निकल के आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे जो फॉर्मूला है वो थोड़ा बेहतर तरीके से किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है डी फाई ई इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। ये एक्चुअली में विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। अगर मैं इसको भी लगा के देखूं तो क्या है, डी फाई ई यानी कि छोटा सा फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए यानी छोटा सा क्षेत्रफल इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना मार रहा है आप सभी जानते हो, थीटा जो है अपना 90 डिग्री 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि एक अगर आप गोल पृष्ठ ले लेते हो तो उससे विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ जाता है और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ निकलता है। ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो डी फाई ई इज इक्वल टू आपको क्या करना है, ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए होता है। आप पूरे से क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हो तो इसका समाकलन कर दिया, इधर इसका समाकलन कर दिया। डी का मतलब छोटा होता है बता दिया, समाकलन किया तो इधर निकल के आ गया फाई ई विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकल के आ गया। डी ए यानी छोटा सा क्षेत्रफल, छोटे से क्षेत्रफल का समाकलन करोगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो मैंने अभी ये लिखा ये भी वही है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये भी वही है। ये क्या है, ये एग्जैक्ट फार्मूला है, और ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया मैंने पूरे उसके लिए, पूरे क्षेत्रफल के लिए, जबकि डायरेक्ट लगाना मानक रूप से ऐसे सही नहीं माना जाता। छोटे से एरिया के लिए जो फ्लक्स का सूत्र है वो ये होता है, और पूरे एरिया के लिए निकालना है तो डी फाई ई का फाई ई हो गया
ई विद्युत क्षेत्र बाहर हो गया। छोटे से क्षेत्रफल का अगर आपने पूरा क्षेत्रफल निकाला तो आप सभी को पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये क्षेत्रफल निकल के आता है आपके पास जो गोला बना हुआ होता है उसका, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये मत कहना कि वृत्त का क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त नहीं, यहाँ पर गोला लेके चल रहा हूँ, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू निकल के आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपन ने वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से निकाला है और ये गॉस थ्योरम से निकाला है। गॉस प्रमेय क्या गलत है? नहीं, गॉस प्रमेय भी सही है। क्या विद्युत फ्लक्स गलत है? नहीं, विद्युत फ्लक्स भी सही है। और चूंकि ये दोनों सही है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये भी विद्युत फ्लक्स है, ये भी विद्युत फ्लक्स है। एक गॉस प्रमेय कह रहा है, एक विद्युत फ्लक्स कह रहा है, दोनों सही होना चाहिए, है ना। ऐसे मान के चलिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि वजन जो है 100 ग्राम है, सॉरी 1000 ग्राम है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि वजन 1 किलोग्राम है। अब दोनों सही है, इसका मतलब ये है कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होती है। तो ठीक वैसे ही एक कह रहा है कि गॉस प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स है वो इतना है, दूसरा कह रहा है कि जो फ्लक्स है वो इतना है। तो अगर दोनों ही सही हैं तो ये दोनों की वैल्यू बराबर ही होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि फाई ई इज इक्वल टू है Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर फाई ई इज इक्वल टू है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। अब यहाँ पर अपने को तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालने से मतलब, तो अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र को एक तरफ ही रख लेंगे इस तरीके से, बराबर क्या है Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। सर विद्युत क्षेत्र के साथ गुणा में यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर भी था, तो इसको आप नीचे ले जाइए, 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैं नीचे ले गया। अरे वाह, अपन ने गॉस का प्रमेय और विद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाकर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र को एक साइड रख दो, इसको इधर ले जाओ, तो Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर बटे में पहुंच गया। तो ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाला है अपन ने किसका उपयोग करके, गॉस प्रमेय का उपयोग करके। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि ये जो है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। सर हमें ये बताइए कि अगर कभी प्रश्न हमसे पूछा गया गॉस प्रमेय को लेकर, तो प्रश्न में क्या लिखा आएगा, हमें कैसे पता चलेगा ये करना है। तो प्रश्न में आपसे लिखा आएगा कि गॉस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो गॉस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र निकाल दिया, ये निकाल दिया। वो बोलेगा कि गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम निकालिए, कूलाम का नियम निकालिए। तो कूलाम का नियम निकालना है तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि अपन सभी जानते हैं बल इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, ये बल का सूत्र होता है। तो F अपने पास है, Q यानी किस आवेश पर बल लग रहा है, तो Q2 पर बल लग रहा है, और E यानी विद्युत क्षेत्र, जिसने विद्युत क्षेत्र क्रिएट किया है, कितना हो गया, Q1 बटा 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। दोबारा देख लो, बल इज इक्वल टू होता है वो आवेश जिस पर बल लग रहा है, बल, और वो विद्युत क्षेत्र जो आवेश क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है Q1 आवेश, और इसके कारण Q2 पर बल लग रहा है, तो बल लग रहा है Q2 के ऊपर, और विद्युत क्षेत्र किसने क्रिएट किया, इसने क्रिएट किया, जिसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने विद्युत फ्लक्स की सहायता से, Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई आर स्क्वायर। Q की वैल्यू Q2 रख दी अपन ने, E की वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और Q1 ये जो E की वैल्यू है वो भी यहाँ पर पुट कर दी। तो F इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया यहाँ पर, इसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर है Q1 इंटू Q2 बटे में है आर स्क्वायर। देख लो, Q1 Q2 मल्टीप्लाई में Q1 Q2 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही का वही है। और यही कूलॉम का नियम है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आप सभी जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही अपन Q बोलते हैं, पता होगा आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है K जो होता है उसे पदार्थ का वैद्युतांक बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता बोला जाता है। चच्चा पुरानी क्लासेस के अंदर पढ़ा चुके हैं, जाके देखो थोड़ा। ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, और जैसे ही ये खत्म हुए लाइट भी गई, तो नोट डाउन कर लो, और चीज़ें कोशिश करूँगा अगर कवर करा सकूँ तो।